अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। ऐसा लग रहा है जैसे टीम को बुरी नजर लग गई है जो किसी सूरत उतरने का नाम नहीं ले रही। वर्ल्ड T20 में अमेरिका के हाथों शिकस्त के बाद से अब तक शिकस्त का तवील सिलसिला जारी है। टीम खराब कारकर्दगी की वजह से तनकीद की जद में है। शायकीन क्रिकेट में गम गुस्सा पाया जाता है और अब ये गम गुस्सा मजीद बढ़ गया है क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी और पाकिस्तान को उसी के होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है। पाकिस्तान को बांग्लादेश ने दोनों टेस्ट मैचेस में बुरे तरीके से शिकस्त दी है। टेस्ट सीरीज के दौरान कभी पाकिस्तान की बैटिंग तो कभी बॉलिंग बुरे तरीके से नाकाम दिखाई दी। अब इस इबरतनाक शिकस्त पर साबिक क्रिकेटर्स कौमी टीम को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वसीम अकरम शिकस्त पर रद्देमल देते हुए कहते हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए आज बहुत अफसोस का दिन है। फिर इसी तरह रमीज राजा इस शिकस्त को नाकाबिले माफी शिकस्त करार दे रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले दूसरे टेस्ट मैच पर बात की जाए तो पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 274 रन बनाए जिसके ताकुब में बांग्लादेशी टीम 262 रन बनाकर पवेलियन लौट गई थी। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद ने 6 खिलाड़ियों का शिकार किया जबकि मीर हमजा और सलमान अली आगा ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी। खेल के तीसरे रोज पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार कमबैक किया लेकिन दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए और ओपनर साइम अयूब 20 रन बनाकर तस्कीन अहमद की गेंद पर कैच आउट हो गए। जबकि इसके बाद कप्तान शान मसूद 62 के मजमूई स्कोर पर 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। तजर्बाकार बल्लेबाज बाबर आजम की तजर्बाकारी भी कोई काम नहीं आई और यूं दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 172 रन पर ढेर हो गई और मेहमान टीम को जीत के लिए 185 रन का हदफ मिला जो बांग्लादेश ने 4 विकेटों से पूरा कर लिया। अब स्पोर्ट्स के तज्जियाकारों के बकौल शान मसूद को एक कप्तान की तरह इनिंग्स खेलनी चाहिए थी। फिर इसी तरह की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं कि वो हर मरतबा उस वक्त फेल होते हैं जब बहुत दबाव होता है। फिर इसी तरह पाकिस्तानी बल्लेबाज साइम अयूब की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लग रहा है कि वो फिलहाल लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे हैं और बाबर आजम जिन पर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन का पूरा इन्हिसार होता है वो बुरी तरह से वो एक्सपोज हो रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे और अब तक नाकाम रहे हैं और यही वजह है कि उन पर तनकीद भी हो रही है कि अब उनकी बुरी फॉर्म का दौरानिया है कि बहुत तवील हो गया है, ये बुरी फॉर्म अच्छी फॉर्म में तब्दीली नहीं हो पा रही। इसी तरह सीरीज में शान मसूद की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। शान मसूद की कप्तानी पर पहले टेस्ट मैच में भी सवाल उठे और ये वो टेस्ट मैच जो पाकिस्तान 10 विकेटों से हारा था और कौमी टीम के कप्तान शान मसूद ने पहली इनिंग्स 6 विकेट के नुकसान पर 448 रन पर डिक्लेयर करने का फैसला किया था। उस वक्त मोहम्मद रिजवान 171 रन के साथ नॉट आउट थे जिस पर साबिक क्रिकेटर्स ने शान मसूद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि उन्हें मोहम्मद रिजवान की डबल सेंचुरी का इंतजार करना चाहिए था। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के इन बल्लेबाजों की कारकर्दगी पर नजर डालें जिनसे ये उम्मीदें की जा रही थी कि वो बांग्लादेश के खिलाफ बल्लेबाजी करेंगे लेकिन उन्होंने टीम को मायूस किया है। ओपनर बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक मजमूई तौर पर 4 इनिंग्स में सिर्फ 45 रन बना सकें। बाबर आजम 4 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 66 रन स्कोर कर सके। कप्तान शान मसूद मजमूई तौर पर 4 इनिंग्स में 105 रन स्कोर कर सके जबकि सऊद शकील कुल 4 इनिंग्स में 159 रन बना सके जिसका बाकी बल्लेबाजों से मवाजना किया जाए तो कुछ बेहतर कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है। बहरहाल अब बांग्लादेश के हाथों इस बदतरीन शिकस्त पर कप्तान शान मसूद कहते हैं कि मैं इंतहाई मायूस हूं, खासकर होम ग्राउंड सीरीज पर जिसके लिए हम काफी पुरजोश थे। हमने इस मौके के लिए 10 महीने इंतजार किया लेकिन कहानी ऑस्ट्रेलिया जैसी ही निकली। अब पाकिस्तानी टीम जब भी मैच हारती है तो गलतियों से सीखने की बात तो होती है लेकिन अब तक गलतियों से सबक ही नहीं सीखा जा रहा। पाकिस्तान की बैटिंग के साथ साथ पाकिस्तान की बॉलिंग को भी बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान की बॉलिंग एक वक्त में अपने जारहाना अंदाज में अपने फास्टेस्ट अटैक की वजह से जानी जाती थी लेकिन अब पाकिस्तान की बॉलिंग भी जवाल का शिकार है। लेग स्पिनर मोहम्मद अबरार जिनको मिस्ट्री स्पिनर समझा गया और उम्मीदें वाबस्ता की गई लेकिन वो भी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके और सबसे अहम बात पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी मैदान में थके दिखाई दे रहे थे। लगता था कि जैसे फिटनेस प्रॉब्लम्स का शिकार है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेडिकल कमीशन के सरबराह डॉक्टर सुहेल सलीम अपने ओहदे से मुस्ताफी भी हुए थे। फिर इससे पहले ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी कर्स्टन ने खिलाड़ियों के फिटनेस पर भी सवालात उठाए थे। अब सवाल यह है कि क्या खिलाड़ी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही या फिर वो सही तरह से फिटनेस ट्रेनिंग नहीं लेते हैं जिसकी वजह से फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बहुत सारी इस्लाहात की जरूरत है। हमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे को फिर से बेहतर बनाना होगा ताकि खिलाड़ियों की जो बेहतर हंट है, टैलेंट हंट है, उसका अमल बेहतर हो सके, वो जमूद का शिकार ना हो और साथ ही अपनी गलतियों पर काबू पाना होगा वरना पाकिस्तान टीम की अहलियत पर ऐसे ही सवाल उठते रहेंगे। अब इस जो बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
सबसे पहले तो शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल 5वां टेस्ट मैच हारी है। 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया से हार गए, ये 2 मैचेस हमने अपनी होम ग्राउंड पर हारे हैं। तो इज इट द कैप्टनसी विच इज द मेन कॉज, पर्टिकुलरली अगर इस सीरीज की बात की जाए? और फिर जो हालिया शिकस्त हुई 10 टेस्ट मैचेस, तो अमीना रो मतलब कोई उनमें से कोई जीत नहीं सके हैं, कुछ ड्रॉ हुए हैं, कुछ हारे हैं। तो क्या पाकिस्तान टेस्ट टीम की कैप्टनसी प्रॉब्लम है, टीम के अंदर परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है, कैपेसिटी के इश्यूज है, क्या है? बासित अली साहब कैसे इवेल्युएट करता है इसको? देखिए, पाकिस्तान ना हर शोबे में बांग्लादेश ने उसको हराया है। इसमें आप कप्तानी ले लें, इसमें आप बैट बैट्समैनशिप ले लें, इसमें आप बैट बॉलिंग ले लें। मैं आपको इस तरह खुलासा करता हूं कि उनके बॉलर्स ने, जिनके नाम नहीं है, जिन्होंने एक टेस्ट मैच खेला था, उन्होंने टोटल सीरीज में 36 आउट कर लिया। और हमारे नामी गिरामी बॉलर्स जो वर्ल्ड में पहचाने जाते हैं, उन्होंने टोटल 2 टेस्ट मैच में 24 आउट कर। तो ये जो 12 विकेटों का डेफिसिट है ना, ये बॉलिंग के लिए बहुत ही खराब है, पहली चीज। और रही बात कप्तानी, 26 पे 6 आउट करने के बाद आपने उन्हें मैच दे दिया। मैं तो यही जुमला कहूंगा कि मैच दे दिया। पुअर कैप्टनसी, जस्ट लाइक ए स्कूल बॉय। और उस कैप्टनसी की वजह से आप दूसरा टेस्ट मैच हारे। पहला टेस्ट मैच आपने पिच को मिसरीड करा। इसमें कोचिंग डिपार्टमेंट जो भी है, मैनेजमेंट, वो भी उतनी कसूरवार है जितनी कप्तान कसूरवार है। अच्छा बासित अली साहब, यहाँ पर 2 फाइंडिंग्स है आपकी। पहला आप ये कह रहे हैं कि जो पर्टिकुलरली बॉलिंग साइड है, बॉलर्स ने खासा मायूस किया है। देखिए, हमने ये कहा कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं थे, हमने मिस्ट्री स्पिनर जो बेंच पे बैठा हुआ था उसको सेकंड टेस्ट मैच के अंदर शामिल किया, उसने को परफॉर्म नहीं किया। कंपैरेटिवली बांग्लादेश की जो स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए, हमारा वो मिस्ट्री स्पिनर जिससे बहुत तवक्कुआत थी वो परफॉर्म नहीं कर सका। सेकेंडली देखिए, शान मसूद की कैप्टनसी का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बाबर आजम इससे पहले जब कैप्टन कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बतौर कैप्टन उनको भी क्रिटिसिज्म का सामना था। तो क्या ये वही तसलसल है जिसको हम कैरी कर रहे हैं? शान मसूद बतौर कैप्टन नॉट डिफरेंट देन बाबर आजम। देखिए जी, दोनों कप्तान जीरो है, चाहे वो बाबर हो चाहे वो शान हो, सही है। और जहां बात है मिस्ट्री बॉलर की, आपने तो उस पर प्रेशर जब ही डाल दिया था जब पहला टेस्ट मैच आपने उसको खिलाया नहीं, उसको साइड मैच खेलने के लिए आपने भेज दिया। बॉलर को चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, और मैनेजमेंट ने वो कॉन्फिडेंस मिस्ट्री बॉलर जिसको आप कह रहे हैं अबरार, उसको नहीं दिया। तो आप ये समझ रहे हैं कि आप अवाम हमारी ये समझ रही है कि एक टेस्ट मैच के बाद वो आके 10 आउट कर देगा, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट जो खेल है वो है कॉन्फिडेंस का, और कॉन्फिडेंस टीम मैनेजमेंट अपने प्लेयर्स को नहीं दे पाई। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, शान मसूद, 3 ओपनर खेल रहे हैं टेस्ट मैच में। आप बताएं कैसे, हाउ कम? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। वो बहुत ज्यादा विलिंग है कि मैं अपनी इस क्रिकेट को सही करके जाऊंगा। बहुत चैलेंजिंग सीरीज आगे आ रही है, पाकिस्तान को इंग्लैंड के साथ खेलना है, उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी जाना है। लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ तो कोई एक्सपेक्टेशन अभी हमारी है ही नहीं, हम तवक्को कर ही नहीं सकते कि पाकिस्तान कोई बड़ा एक्सेप्शनल परफॉर्म करेगी। देखिए, अब 2 चीजें हैं। क्या ये जो बैक टू बैक हाल ही में डिफीट्स हुई हैं इसकी वजह से पूरी टीम का मोराल डाउन है? नंबर 1 क्या ये है, या फिर ये कि टीम के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है कि कोई बाबर आजम लॉबी है, फिर दूसरी कहीं मोहम्मद रिजवान अलग से हैं, शाहीन शाह अफरीदी अलग से नाराज बैठे हुए हैं, फिर कोई शान मसूद को फेल करना चाहता है, या ये प्रोमिनेंट फैक्टर है? ये आपके 3-4 सवाल हैं। देखिए, चेयरमैन जो होता है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके सामने सब बच्चे होते हैं। तो ये जो अभी क्रिकेट से जो बड़े हो गए, मैं जुमला बोलता हूँ, बहुत बुरा लगता है लोगों को, चाहे वो बाबर हो चाहे वो रिजवान, अपना शाहीन शाह अफरीदी, ये क्रिकेट से बड़ा कोई भी नहीं है। एशियन ब्रेडमैन हमारे मुल्क में ज़हीर अब्बास साहब, जावेद मियांदाद, यूनुस खान, ये लोग भी क्रिकेट से बड़े नहीं है। मसला ये है कि जितने भी पिछले बोर्ड थे ना, इन्होंने प्लेयर पावर को खत्म ही नहीं करा। और वो जो एक ग्रुप बना हुआ था ना, वो आज तक है। 2019 से लेके आप देखें कितने चेयरमैन चेंज हो गए, कितने कोचेस चेंज हो गए, कितने सिलेक्टर चेंज हो गए। ना तो एनसीए डायरेक्टर नदीम खान साहब चेंज हुए जो 2019 में आए हुए थे, जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने में मेजर रोल अदा करा, जो 6 टीमें हुई थी। और अभी भी वो बैठे हुए एनसीए के डायरेक्टर हैं, उनके मशवरे आप देख लें, उनके मशवरों से पाकिस्तान क्रिकेट को क्या नुकसान हो रहा है। और जो ग्रुप है वो अभी तक टूटा नहीं है, माफी के साथ।
तो बासित अली साहब, इसकी रेक्टिफिकेशन क्या है? देखिए, सादा सा सवाल तो ये है कि अब यहाँ से हाउ टू रेक्टिफाई दिस, कि किसको तब्दील करने की ज़रूरत है? वो क्या कुछ प्लेयर्स हैं जिनको टीम से फौरी तौर पर पुल करने की ज़रूरत है? कुछ नए चेहरों को, नए टैलेंट को सामने लाने की ज़रूरत है? क्या वो लोग जो आप कह रहे हैं कि मिसगाइड कर रहे हैं टॉप पे बैठी हुई मैनेजमेंट को, उनको तब्दील करने की ज़रूरत है? तब्दीलियाँ कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है सर? देखें, चेयरमैन पीसीबी साहब ने एक जुमला कहा था, सर्जरी उन्हें पहले अपने घर से करनी पड़ेगी। जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली वो पाकिस्तान की टीमें बनाते हैं, जो डेटाबेस लोग आए हुए ना। हाउ कम, कैसे हो सकता है? लैपटॉप किसने बनाया है? इंसान के जहन ने। तो पहले इससे तो काम लें। हम लैपटॉप में घुस गए। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, 2 बेकार टीमों के सामने एक बच्चा 2 सेंचुरियां बनाता है और अच्छी टीम के सामने वो 10 रन पे आउट होता है। उस लैपटॉप में आएगा 70 रन की एवरेज 3 मैचों में, तो ऑटोमेटिकली वो लैपटॉप उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये वो अलमिया है जो हमारे चेयरमैन साहब को गलत बताया जा रहा है, जिसकी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में क्रिकेट नीचे जाएगी। देखिए, बिल्डिंग खड़ी होती है ना, तो पहले क्या चीज बनती है? बेस बनती है ना। तो आप अपनी अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 की क्रिकेट को इतना पावरफुल कर दें कि T20 वहां पे नहीं होनी चाहिए और वहां पे होनी चाहिए 4-डे क्रिकेट। वो बेस अच्छी होगी तो प्लेयर मिलेंगे ना। तो बासित अली साहब, आप ये समझ रहे हैं कि वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं बेसिकली मैनेजमेंट के अंदर, उनमें से कुछ मैं समझ नहीं रहा, मुझे यकीन है, पक्का यकीन है। आई एम 100% कॉन्फिडेंट। और उससे आपको ये लगता है कि जो प्लेयर पावर है वो प्लेयर पावर खत्म हो जाएगी, या वो जो एक लॉबी है बहुत टीम के अंदर, वो लॉबिंग खत्म हो जाएगी और पॉलिटिक्स को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा इस एक चेंज से, आप समझते हैं? देखिए, वो चेन चल रही है ना, एक चेन चल रही है। उस चेन में सब प्लेयर्स भी शामिल हैं, जो डोमेस्टिक के कोचेज हैं वो भी इन्वॉल्व है इस चीज में कि हमने इस प्लेयर को लेना है। अभी बड़ा शोर मच रहा है ना कि फिटनेस में कंप्रोमाइज नहीं होगा। अभी 1-2 दिन बाद टीमें अनाउंस होंगी चैंपियंस कप के लिए। मैं गारंटी देता हूं कि वो लड़के आएंगे जो फिट ही नहीं है। लैपटॉप थोड़ी उन्हें फिटनेस देगा। उन्हें तो जो अपना एनसीए के जो डायरेक्टर साहब हैं, उनके पसंदीदा लोग लगे हुए ना, वो उन्हें पास कर देंगे। वो आंखों से होगा टेस्ट, और जो सिलेक्शन है वो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली हमारे साथ मौजूद थे और हाईलाइट कर रहे थे वो डिपार्टमेंट्स जहां पर असल में रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो ये भी है कि जितना प्लेयर्स ने भी इसको कमर्शलाइज कर दिया है और जितना कमर्शलिज्म प्रिवेल कर रहा है कि प्लेयर्स लीग्स को तो तरजीह देते हैं, जो शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है, जो जैसे 50 ओवर क्रिकेट है, उसके बाद T20, इवन T10 लीग्स जो दुनिया भर के अंदर होती हैं, हमारे प्लेयर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए दुनिया भर के चक्कर लगाते हैं और जाहिर है उसमें पैसा इन्वॉल्व है। लेकिन वो जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है, जो क्रिकेट की असल रूह है, जो टेस्ट क्रिकेट है, उसके ऊपर फोकस नहीं है। फिटनेस के प्रॉब्लम्स है। जब आपको 5 दिन का टेस्ट मैच खेलना पड़ता है तो उसमें आप एक्सपोज हो जाते हैं और यही हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है। आई होप कि ये बात जो है जल्द अज जल्द रेक्टिफाई कर ली जाएगी, ताकि वो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, वो भले शायकीन है या फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनको फिर जो है वो इस तरह के गम गुस्से का इजहार ना करना पड़े। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी जारी कर दिया गया है और उसके साथ साथ पाकिस्तानिक डोमेन के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आइडेंटिफाई डॉक्टर कैसर बंगाली ने भी किया और उसके बाद आलमी मालियाती इदारा भी कर रहा है, उन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। मुल्क के माशी मंजरनामे से कुछ अच्छी और कुछ बुरी दोनों यानी मिली जुली खबरें देखने को मिल रही हैं। आज वज़ीर ख़जाना ने भी एक मीडिया टॉक की और गुज़श्ता रोज़ हम डॉक्टर कैसर बंगाली के स्टेटमेंट पर खासी बात करते रहे। डॉक्टर कैसर बंगाली माहिर माशियात भी और हुकूमत की राइट साइजिंग कमेटी से लेके जो इस्लाहात की कमेटी है उसके अंदर भी मौजूद थे और मुस्ताफ़ी होते हुए उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो भी खासे हैरानकुन है और ज़ाहिर आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। और साथ ही आलमी मालियाती इदारा IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से पहले कुछ कंसर्न्स, कुछ रिजर्वेशंस और हैं, यानी डू मोर का मुतालबा भी कर रहा है। इस तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और शुरका ने कॉन्फ्रेंस में शहदा के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की। फोरम ने पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के लिए शहदा, अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की बलूचिस्तान और KPK में लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। और फोरम ने मुल्क में खुसूसन बलूचिस्तान और KPK में सरगर्म मुल्क दुश्मन कुव्वतों, मनफी और तखरीबी अनासर और उनके पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मियों,
और इसके तदारुक के लिए किए जाने वाले मुतअद्दिद इक़दामात पर भी गौर किया है। और इस बात का यादा हुआ कि पाक फ़ौज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कुर्बानियों को रहेगा नहीं जाने देगी। और फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशा वराना महारत और वफादारी पर सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल अज़्म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के ज़रिए अपनी इक़दार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। फ़ौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है और कोई भी फ़र्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। एक मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर करते हुए आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि पाक फ़ौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा जो माफियाज़ हैं उनके खिलाफ ज़रूरी और कानूनी कार्रवाई में हुकूमत, इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। अब ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं इस फोरम से, जिसके अंदर वो कड़े एहतसाब की बात कर रहे हैं। इंटरनल जो एहतसाब का निज़ात हो रही है और वो कह रहे हैं कि वो इसमें ना तो कोई ओहदा देखा जाएगा बल्कि अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। और ख़ासतौर पर जनरल फैज़ हमीद की कोर्ट मार्शल के बाद होने वाली कार्रवाई और उससे पहले जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उस दौरान जो हुई हैं और उसके बाद फिर तहवील में लिए जाने के बाद जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उस पर भी इस फोरम में यकीनन एक कंसेंसस डेवलप करने के बाद ये कंसेंसस स्टेटमेंट सामने आ रहा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है एज़ फार एज़ पॉलिटिकल डोमेन इज़ कंसर्न। अब इकनॉमिक डोमेन के अंदर आलमी रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का इंदिया दे रही हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि अब तक पाकिस्तान का IMF से कर्ज का मामला ताख़ीर का शिकार हो रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, चीन से जो $12 अरब का रोल ओवर है उस पर भी अभी कोई खासी पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। और माहिर माशियात कैसर बंगाली इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है क्योंकि IMF कर्जा नहीं दे रहा, मुल्क माशी बहरान का शिकार है और मईशत डूब रही है। डॉक्टर कैसर बंगाली क्या कहते हैं, सबसे पहले ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। की वजह से नहीं रिजाइन कर रहा हूँ। 53 ऑर्गेनाइजेशंस को इवेलुएट करना और एक को बंद करना है, इसका मतलब नियत नहीं है आप अखराजात कम करने। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। हम FDI के तलाश में थे, रिवर्स FDI हो रहा है। कुछ हंगामी इक़दामात करने की ज़रूरत है। दुख है और गुस्सा है कि मईशत बिल्कुल कलैप्स के सूरत में है और इस्लामाबाद आप जाएं तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई क्राइसिस है ही नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस सारे मामले के ऊपर क्या कहते हैं, क्या वहाँ पर तशवीश है या इस्लामाबाद के अंदर सब चैन ही चैन है? ज़रा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी आपके सामने रखता हूँ। IMF के साथ हमारी प्रोग्राम है, उसके लिए जो भी शराइत पूरी तरह उसको हम अंडर सुपरविजन है और उसके लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वक्त पर वो सारी कंडीशनैलिटीज़ हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और बोर्ड में ये हमारा केस जाएगा, अप्रूवल होगी तो इंशाअल्लाह फिर ये नया सफ़र शुरू होगा। मगर हमें ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF के साथ। इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर शकील रामे साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शकील रामे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। IMF जो कह रहा है एज़ फार एज़ सब्सिडी इज़ कंसर्न, जो हमने बिजली के मामले पर दी है उसके ऊपर कुछ कंसर्न्स का इजहार है कि आपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर से जो रकम है उसको कट करके तो ये सब्सिडीज़ दे रहे हैं ये। और इसके ऊपर आज जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, मैं चाहता था कि उनका साउंड बाइट होता, मैं सुनवाता। वो ये कहते हैं कि जी ये टारगेटेड सब्सिडीज से IMF ने मना नहीं किया, लेकिन ये जो हो रहा है ज़ाहिर है ये क्रॉस द बोर्ड तो नहीं है, तमाम सूबे भी नहीं कर रहे, एक सूबे के अंदर हो रहा है ये सारा मामला है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले ज़रा इसके ऊपर भी कमेंट कर दें क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी देनी है और उससे पहले IMF की जानिब से कंसर्न्स हैं कि ये जो सब्सिडीज़ आप दे रहे हैं इसको वापस लिए जाए फिल फॉर। तो क्या हम ये देखें कि अब फौरी तौर पर इमीडिएटली ये सब्सिडीज़ वापस होंगी जो बिजली के बिलों में दी गई थी? देखिए, इस बात में हमें फ्रांस मिनिस्टर साहब की बात में वजह नज़र आता है क्योंकि IMF ने भी ये अलाउ किया था कि सोशल डेवलपमेंट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या सोशल जो प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स हैं उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रकम बढ़ाई गई थी वो भी इसी मद में थी। हाँ, इसमें जो अभी बात की है टारगेटेड, हाँ जी, बहुत ही यानी कि जो कि मतलब गरीब घराने हैं या जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए ये सब्सिडी है। तो मेरा नहीं ख्याल कहता IMF को इस पर कोई इतराज़ होना चाहिए क्योंकि ये तो IMF ने जो डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ जिस पे बात कर रहे थे उसमें सोशल प्रोटेक्शन की बात हुई थी और IMF ने इस पे एग्री किया था कि पाकिस्तान नहीं, लेकिन इतराज़ उनको इस बात पे ना कि आपने डेवलपमेंटल बजट को कट कर दिया, वो बजट को कट ना करें आप और दे रही है सब्सिडी तो टारगेटेड दे दिए इस मामले पे कि जी आपने जैसे बेनज़ीर BISP का मामला है उसमें आप किसी को पैसे दे दिए, कैश दे दिया। फाइनेंस मिनिस्टर तो सीधी बात कर रहे, टारगेटेड दे रहे हैं। फाइनेंस उसमें यानी इन काइंड होगी ना, यानी कि इन कैश नहीं है, इन काइंड है। सब्सिडी है।
तो वो इसमें यानी कि इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। और लेकिन आप जो डेवलपमेंटल बजट को कट करके दे रहे हैं वो जस्टिफाई करता है? देखिए वो तो फिर हमारे अपन में कि जो किस कहाँ से हमने एडजस्टमेंट करनी है ये तो हमें देखना पड़ेगा कि अब हमारे पैसे नहीं है तो कि हमने लोगों के सोशल प्रोटेक्शन को नहीं करेंगे कि पहले एक दूसरी बात पे करेंगे। ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लेने होते हैं कुछ, इसमें ज़रा इंटरफेरेंस की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें हमारे गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है हमें। ठीक। अच्छा रावे साहब, ये जो कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं, इनका साउंड बाइट भी आपने सुना, और ज़ाहिर है एक तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, और रेजिग्नेशन भी किसी वजह से दिया, और जिस वजह से दिया वो वजह भी बता रहे हैं कि आपको कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, रोल ओवर आपको मिल नहीं रहा अभी तक, फिर वो असासों की बात कर रहे हैं को ख़रीदने को तैयार नहीं, गैर मुल्की कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं आ रही, जो मौजूद है वो भी छोड़ के जा रही। तो क्या वाकई हालात इसी तरह के कैसर बंगाली साहब की बात में भी वजन लगता है आपको? देखिए एक तो उनकी आवाज़ बड़ी डिस्टॉर्टेड थी तो मैं सही समझ नहीं पाया, मगर दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हम देखें हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं उसमें तो हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अगर उसमें बेहतरी नज़र आ रही होती तो हमें नज़र आ रहा होता कि जो CPEC के स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता। यानी कि देखें एक बात मद्दे ज़हन में रखें, जब तक हम अपने प्रोडक्शन सेक्टर को नहीं स्ट्रेंथन करेंगे हम ये क्राइसिस अवर्ट नहीं कर सकते। आप कर्ज लेके या चीज़ें बेच के आप इकानमी को ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते। अब देखिए हमने कर्ज लेना चाहते हैं, कोई देने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारी रीपेमेंट की कैपेसिटी डैमेज हो चुकी है। जिस तरह भी कैसर साहब भी फरमा रहे थे, रीपेमेंट की जो कैपेसिटी है वो डैमेज हो चुकी है। अब हमने रीपेमेंट भी करनी होती है तो हम मज़ीद कर्ज की तरफ भाग रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा, हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, हमारी मार्केट नहीं चल रही, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा, और उस वजह से गवर्नमेंट को फिर पैसा यानी कि गवर्नमेंट चलाने के लिए उसको फिर पैसा उधार लेना पड़ता है। अब यहाँ पर एक और दूसरी चीज़ भी हो रही है कि गवर्नमेंट से कम्युनिकेट नहीं करती लोगों के साथ। आप देख रहे हैं लोग 20 साल 25 साल से ये कह रहे हैं सब ठीक है, कर्ज ले लेते हैं, कहते हैं सब ठीक है। अब उसका एंड रिजल्ट ये निकला है कि सब ठीक नहीं का, हमें पता चल गया कि सब ठीक नहीं है, कि हमारा बिजनेस तो रन नहीं कर रहा, हम तो कर्ज पे चल रहे थे, या हमारे जो कि हमारी एलीट क्लास है उसने ऐसा सिस्टम डिवाइस किए हुए हैं कि उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं देखें ना कि जो कि सब्सिडी की बात करते हैं तो UNDP की रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले कि पाकिस्तान 2 ट्रिलियन रुपीज़ के इर्द गिर्द एलीट को सब्सिडी देता है। अब इसको अब कन्वर्ट करें पैसों में तो डॉलर्स में तो यही वही 6-7 बिलियन है जिसके लिए हम मिलते तरले जी और ये भी, और उसके अलावा फिर स्पेंडिंग्स का भी मामला है ना कि आपको अपनी स्पेंडिंग्स को कट करना पड़ेगा। ऑस्टेरिटी ड्राइव की तो बहुत बात होती है, लेकिन वफाकी हुकूमत भी अपनी जो है वो अपने अखराजात को कम नहीं कर रही, अपनी स्पेंडिंग्स कट नहीं कर रही, और जिस तरीके से, और फिर वज़ीर आज़म ऑफिस के अपने स्टाफ को 3-3 बोनसेस दे दिए जाते हैं, तनख्वाहें बढ़ा दी जाती, मराहत में इजाफा कर दिया जाता है, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए ना, एलीट ने इस सिस्टम को बड़ा सिस्टमेटिकली कैप्चर करके अब यूज़ कर रहे हैं। उसकी प्राइम एग्जांपल आप देखें पावर पॉलिसी 1994। मैं तो कहता हूँ ये इन्होंने यानी कि जो करप्शन उसको हलाल किया है। अभी जो इस पर बात कर रहे हैं ना कि जो रीनेगोशिएट नहीं करते, चलो ठीक है ना करें, उसको कहें ठीक है आप आपने इतनी स्टेटमेंट दी है कि आपकी ये कैपेसिटी है, आप इतना प्रोड्यूस करते हैं, आप हमें कैपेसिटी टेस्ट करवा दें। मुझे श्योरिटी साथ मैं कह सकता हूँ इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो कैपेसिटी टेस्ट को भी नहीं पूरा कर पाएंगे, फिर उनको जुर्माने करेंगे, आपने कैपेसिटी से ज़्यादा लिया तो आपको ये जुर्माने होंगे। अब भाई इस साइड पे देखिए वो होगा नहीं, क्योंकि उसमें भी लीड के इंटरेस्ट है। देखिए मुल्क को अगर हमने चलाना है ना तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह रखनी पड़ेगी, अगर एलीट ने भी एंजॉय करना है मुल्क को पहले स्ट्रांग करें। अगर मुल्क स्ट्रांग होगा, रिसोर्सेज होंगे तो आप भी सब्सिडी भी इंजॉय कर लेंगे, आप मराहत भी इंजॉय कर लेंगे। अगर मुल्क स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकेंगे। सर मुल्क तो जाहिर है एक सिस्टम से स्ट्रांग होता है ना, उस सिस्टम के अंदर तो फिर एलीट के लिए कोई कैपिटलाइज करने को अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है। अब सादी सी एग्जांपल है, गुज़श्ता रोज़ पीर के रोज़ एक मुलाकात हुई और IPPs के ओनर्स की मुलाकात जो है ना टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ भी हुई है, और उसमें उन्होंने जो लॉजिक दी है वो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट गवर्नड IPPs हैं जो बिजली पैदा कर रहे हैं, हुकूमत की अपने तवानाई के जो प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में एनुअली तकरीबन 850 अरब कहते हैं वो ले जाते हैं, और जो प्राइवेट IPPs हैं उनको तो 650 अरब मिल रहा है। तो वो एक और जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि किसी तरीके से वो जो एक IPPs जो प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो जो जद में आए हुए तनकीद की वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि देखिए हमें तो इतने पैसे नहीं मिल रहे जितने सरकार अपने पावर प्लांट्स की मद में लगा रही। देखिए यही तो मसला है कि अब आप इसमें की इंस्टीट्यूशंस ने अपने IPPs लगा लिए हैं, आप उसी को बेस बना के देखो। ये मैं यही कहता हूँ ये साइकिल एक सर यानी कि नेटवर्क का लीड का, कोई उस साइड पे बैठा है फेंस के, कोई उस साइड पे बैठा है, और कभी वो गवर्नमेंट में होता है कभी वो अपोजिशन में होता है, ये सारे मिलजुल के काम करते हैं।
कि सबके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ITPs को ठीक है जी, आप कहते हैं सवरेन गारंटी दी है, हम इसको नहीं बैक कर सकते। पहली बात मैंने जो बात की कि कैपेसिटी पे इशू पे आ जाए कि जिसने मिस कोट की हुई है अपनी कैपेसिटी, उस पर जाने की जुर्माने आयद करें और उस इक्वलेंट करें जितना उन्होंने लिया हुआ है। फिर आप देखें सिंपल चीज़ को, ठीक है जी हम आपसे रीनेगोशिएट नहीं करते मगर इस पर तो है ना कैपेसिटी पे। एक चीज़, दूसरा मैं अभी कह रहा था कि जो आपने कम्युनिकेशन करना है आपने प्रोडक्शन सेक्टर पे लेके जाना है मुल्क को। ठीक, जब तक आप प्रोडक्शन सेक्टर पे नहीं लेके जाएंगे एग्रीकल्चर, देखें आपको एग्रीकल्चर एक साल में आपको इकोनॉमिक रिवाइवल, ठीक है लेकिन रवि साहब यकीनन इस पे बहुत बात हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक लेने का बार बार कहा जा रहा है, तो आई विल हैव टू वाइंड इट अप हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इकोनॉमिक एक्सपर्ट शकील रावे साहब हमारे साथ मौजूद है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पार्लियामान के अंदर कुछ कानून साजी हो रही है और उस कानून साजी के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नोटिफिकेशन इशू किया चेयरमैन के दस्तखत के साथ और कहा कि उस पर भरपूर ऑपोजिशन करनी है। आर्टिकल 63A का हवाला दिया, लेकिन आर्टिकल 63A का हवाला देने के बावजूद खुद एक खिलाफ वर्जी कर गए। वो क्या है, ज़रा इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कौमी असम्बली के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल मौखर कर दिया गया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल मौखर करने की तजवीज़ दी है, जबकि कल इसको सेनेट में भी पेश किया गया, जिस पर तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत कर रही है। बैरिस्टर अली जफर ने तो इस बिल को जुडिशल कू करार दिया है। बैरिस्टर अली जफर ने इस बिल पर किस रद्दमल का इजहार किया, सबसे पहले जरा उसकी झलक आपके सामने रखते हैं। तो एकदम से आया है एक कानून जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 7 जजेस की तादाद बढ़ा दें। 7 का नंबर भी बड़ा अहम है, अगर आप डिटेल में जाएं, क्योंकि जिस किस्म का मामला चल रहे हैं आपको नजर आएगा कि 7 की वजह क्या है। लेकिन इससे पहले कि मैं 7 की वजह बयान करूं, ये बढ़ा देंगे प्लान एग्जैक्टली चेयरमैन साहब ने सही कहा, ये बढ़ा के करने का मकसद ये है कि जुडिशल स्टैकिंग हो रही है, जुडिशल कू की कोशिश की जा रही है। 2 जजेस बढ़ाने को हम तैयार हैं, आप 7 को 2 कर दें। अब बैरिस्टर अली जफर के जुडिशल कू से मुराद ये हो सकता है कि हुकूमत आने वाले दिनों में और आने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लॉबिंग करना चाहती है, या आने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ एक मुतवाज़ी एक पैनल सेटअप बनाना चाहती है जिससे चीफ जस्टिस की पोजीशन कमज़ोर की जा सके। अब ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से मुताल्लिक़ खदशे का इजहार कर रही है कि आने वाले वक्त में हुकूमत उनकी मुश्किलात में इजाफा करना चाहती है, इसीलिए जजेस की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। अब तहरीक इंसाफ को यह खदशा भी लाक है कि हुकूमत अपने हम ख्याल जजेस को तैनात करना चाहती है ताकि मुस्तकबिल में वो अहम केसेस पर असरअंदाज हो सके। अब शायद यही वजूहात है जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने अपने पार्टी रहनुमाओं को अदलिया से मुताल्लिक किसी भी कानून साजी में मदद करने से रोक दिया है। और इस हवाले से बैरिस्टर गौहर की जानिब से हिदायतनामा जारी किया गया। अरकान असम्बली हिदायतनामे में कहा गया कि आइन में तरमीम के हवाले से PTI किसी भी हुकूमती प्राइवेट बिल की हिमायत नहीं करेगी जिसमें आइन में कोई तरमीम की तजवीज़ दी जाए। आपको हिदायत की जाती है कि किसी भी ऐसे बिल या तजवीज़ पर वोट डालने से गुरेज करें। मतन में कहा गया कि तमाम अरकान आइन के आर्टिकल 63A के तहत चेयरमैन की जानिब से दी जाने वाली ये हिदायत और इन पर अमल करने के पाबंद है। मुखालिफत करने वाले अरकान के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई की जाएगी जिसके तहत असम्बली रुकनीत खत्म हो जाएगी। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बैरिस्टर गौहर ने हिदायत आर्टिकल 63A का हवाला दिया है, जबकि आर्टिकल 63A के तहत पार्टी रहनुमा पार्लिमानी लीडर का हुक्म मानने के पाबंद है, पार्टी लीडर का या पार्टी चेयरमैन का हुक्म मानने के लिए पाबंद नहीं है। एक तरफ आप 63A की पासदारी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद 63A को पढ़ नहीं रहे या उसकी खुद खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि पार्लिमानी लीडर जो जरताज गुल साहब आए वो याली मोहम्मद खान साहब के दस्तखत के साथ को नोटिफिकेशन इशू होता है, यहाँ पर बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर किस कैपेसिटी में कर रहे हैं, खुद 63A की को शायद पढ़ा नहीं है या खुद उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। ऐसे ब्लंडर्स हैं जो PTI करती है और जब लीगल माइंड्स करेंगे, टॉप पे बैठे हुए लोग करेंगे तो अल्टीमेटली ये काउंटर प्रोडक्टिव ही साबित होगा। आइन के आर्टिकल 7 से आर्टिकल 40 अवाम के बुनियादी हुकूक के बारे में है, यानी आइन पाकिस्तान इंसानी हुकूक का ज़ामिन है, इसलिए अवाम के हुकूक की पामाली आइन की खिलाफ वर्जी तस्वुर होती है। अब हुकूमत सोशल मीडिया पर तो पाबंदियाँ लगा रही है ताकि नफरत अंगेज़ मवाद को रोका जा सके। अब इस पर भी पाबंदी बनियादी हुकूक के हवाले से इस पर बहस हो सकती है कि बुनियादी हुकूक क्या कहते हैं। हुकूमत सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाकर कहीं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही है। बहरहाल अब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाज़त कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेमोरेंडम के मुताबिक यह फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेज़ात अफशा होने से
रोकने के लिए किया गया है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन को हिदायत की गई है कि वो गवर्नमेंट सर्विसेज रूल्स 1964 के जो गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स हैं उनकी पासदारी करें। ऑफिस मेमोरेंडम में यह भी कहा गया है कि सरकारी मुलाजिम बगैर इजाज़त सोशल मीडिया पर इजहार राय या बयानबाजी नहीं कर सकता। सरकारी मुलाजिम सरकारी दस्तावेज और मालूमात गैर मुतल्लिका अफराद के साथ शेयर नहीं कर सकता, जबकि सरकारी मुलाजमीन ऐसी राय या हकाइक बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमती साख मुतासिर हो। मेमोरेंडम के मुताबिक मुलाजमीन को हुकूमती पॉलिसी, फैसलों, मुल्की खुद मुख्तारी और वक़ार के मुनाफी बात की इजाज़त नहीं, और न ही मुलाजमीन मीडिया पर ऐसी बात कर सकते हैं जिससे दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर हों। अब होना तो ये चाहिए था कि जब तक सरकारी मुलाजमीन कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते तब तक उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। आइन सबके बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है और सरकारी मुलाजमीन भी इस मुल्क का हिस्सा है और उनको भी सोशल मीडिया पर मालूमात जानने का पूरा हक है, एक्सेस भी है, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिर्फ इस वजह से कि उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना कि वो कोई खिलाफ वर्जी ना करे, मेरे ख्याल से ये मुनासिब अमल नहीं है। एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का अच्छा या बुरा इस्तेमाल है। अगर कोई बुरा इस्तेमाल करता है तो उसके अगेंस्ट तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, जो महकमाना कार्रवाई है वो होनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि उसको बंद कर दिया ये कोई जस्टिफाइड नहीं है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।